भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम जिस राज्य का गठन किया गया, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही होगा। सिक्किम भारत का सह राज्य बनाया गया। याद रखिएगा, सह राज्य बनाया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो वह संविधान संशोधन था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। 3 है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया किस संशोधन द्वारा? तो वह संशोधन था 36वां संशोधन। ऑप्शन सी सही होगा। 35वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो वह है 36वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 4 है, लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? तो लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए जितनी सीटें रखी गई हैं उनकी संख्या क्या है? तो उनकी संख्या है 20। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जिस देश में स्वीकार किया गया है वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता किस प्रकार से नहीं प्राप्त की जा सकती है, यह आपको बताना है। तो भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? तो वह है एकल नागरिकता। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता जिस देश के संविधान से प्रेरित है वह देश है ब्रिटेन। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है किस प्रकार से? त्यागने पर, या पर्यवसन पर, या वंचित किए जाने पर, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध जिसमें किया गया है वह है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषता है? देखते हैं। पहला है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सही है। दूसरा देख लेते हैं, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। यह भी सही है। तीसरा देखते हैं कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तो यह भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक ऐसा तथ्य है जो राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं किया गया है? तो वह होगा कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यह उपबंध नहीं किया गया है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर होगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वह है संविधान। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो प्रस्तावना को किसने जन्म कुंडली कहा है? यह कहा है के मुंशी ने। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो नागरिकता के अर्जन के लिए शर्तों को जो नियत करता है वह है संसद। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा?
तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जिसने कहा वे व्यक्ति है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो निम्न में से जो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है वह कौन सा है? तो वह होगा साम्यवादी राज्य। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो चलिए देखते हैं कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो वह होगा इकहरी नागरिकता। ऑप्शन सी सही होगा। जबकि भारतीय संविधान के जो संघीय लक्षण है ए, बी और डी ये तीनों है, और जबकि संघीय लक्षण कौन सा नहीं है? तो इकहरी नागरिकता। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? तो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? जल्दी से बताइए क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो जल्दी से बताइए। तो संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है कहां पर? तो संसद के दोनों सदनों से सही होगा। प्रश्न नंबर 22 है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार, याद रखिएगा कि ये उद्देशिका का विचार कह रहा है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। जबकि उद्देशिका की भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो भारत में अगर एक नया राज्य सृजित करना है तो उसके लिए जो विधेयक होगा वह पारित होना अनिवार्य है। तो वह कैसे पारित होगा? जल्दी से बताइए। तो वह पारित होगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना स्वीकार किया गया है, यह किस वाद में? तो यह है केशवानंद भारती विवाद में। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 25 है, इनमें से कौन सा भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो भारतीय संघ व्यवस्था में जो एकात्मक तत्व है उनको चुन करके आपको बताना है और सही आंसर भी करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो यह भारतीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व नहीं है। दूसरा है राज्यपालों की नियुक्ति। तो यह संघीय एकात्मक तत्व को निर्देशित करता है। तीसरा है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। तो यह भी संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व को निर्देशित करता है। और चौथा देख लेते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं भी जो है वह भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व को निर्देशित करता है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? 2, 3 और 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन बी सही होगा। अब ये 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? तो एक न्याय होगा आपका सामाजिक न्याय, दूसरा होगा आर्थिक न्याय और तीसरा होगा राजनैतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय इसका उल्लेख कहाँ है? तो उद्देशिका में है। तो इस प्रकार भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। प्रश्न नंबर 27 है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो भारत के संविधान के निर्माताओं का मत जिसमें प्रतिबिंबित होता है वह है उद्देशिका। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 28 है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 29 है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो वह भाग है भाग 2। ऑप्शन बी सही होगा।
प्रश्न नंबर 30 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसका उत्तर आपको बड़े ध्यान से देना है, प्रश्न जल्दी समझ में नहीं आता है। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में न्याय कितने प्रकार के हैं? तो न्याय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय। इसी प्रकार स्वतंत्रता की बात करें तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो 5 प्रकार की। कौन कौन सी? पहला है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। अब समानता की बात करें तो समानता कितने प्रकार की देता है हमारा संविधान हमें? तो 2 प्रकार की समानताएं हमें देता है। कौन कौन सी? एक तो प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा अवसर की समानता देता है। अब भ्रातृत्व या बंधुत्व की बात करें तो भारतीय संविधान में भ्रातृत्व एक बार उल्लेखित किया गया है और उसका एक ही मतलब होता है। तो इस प्रकार आपने देखा न्याय 3, स्वतंत्रता 5, समानता 2 और भ्रातृत्व 1 है। तो मिलान करिए 3, 5, 2, 1। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन होगा ए सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो जो संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था उसकी प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे यह आपको बताना है। तो वे शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये तीनों शब्द 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। तो समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए? तो वह संशोधन होगा 22वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के नाम से। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस संविधान या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो भारतीय संविधान के निर्माता किस उदाहरण से प्रभावित हुए थे कि उन्होंने राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व दिया था, वो भी भारतीय संविधान में। तो यह बात उन्होंने ली थी आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन ए सही होगा। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की है? तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था जिस देश की देन है वह देश है भारत। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मेरे ख्याल से यह सभी लोगों को पता होगा कि यह किस देश से लिया गया है। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली गई है? तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना जहां से ली गई है वह है ऑस्ट्रेलिया देश का संविधान। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, सुमेलित करना है आपको, एक दूसरे के साथ सुमेलित करना है कि कौन सी चीज किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखते हैं, पहला है विधि का शासन। तो विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है, सही है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान के संविधान से ली गया है, यह भी सही है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, यह भी सही है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। इस प्रकार ये चारों आपस में सुमेलित हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह बात कनाडा के संविधान से ली गई। प्रश्न नंबर 10 है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है कि कौन सा किस देश से लिया गया है। तो जैसे ऑप्शन ए में दिया है मूल अधिकार, तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दूसरा देखते हैं शासन की संसदीय प्रणाली, तो यह व्यवस्था यूके यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है जर्मनी के संविधान से। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 11 है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ हुआ। तो लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ जहां हुआ वह देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किन किन देशों में है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है वह भारत और यूएसए दोनों में है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वह किस देश से संबंधित है। तो वह देश होगा कनाडा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना है वह किस देश के संविधान से ली गई है। तो यह व्यवस्था ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है। तो भारतीय लोकतंत्र की जो विशेषता नहीं है वह कौन सी विशेषता है। तो वह विशेषता है सत्तावादी सरकार, ऑप्शन डी सही होगा। सत्तावादी सरकार भारतीय संविधान या भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है। तो भारतीय संविधान के बड़ा होने का कारण क्या है वह है आपको बताना है। तो भारतीय संविधान के बड़ा होने का कारण है क्योंकि यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है ऑस्टिन ने, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, किसने कहा कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कहा था बी.आर. अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है। तो भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में जो सही नहीं है वह है राष्ट्रीय पद्धति की सरकार, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं, ये गलत है, यहाँ पे ब्रिटेन होना चाहिए। तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में जो अंतर है वह है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी सही होगा। पहला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो यह पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित, आज ये गलत है, तो निम्नलिखित नियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था।
तो जब बर्मा को भारत से अलग किया गया तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो वह अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1935। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा, या भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, या भारतीय संसद द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा? तो यह अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का जो सदस्य नहीं था वह थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो बताना है आपको कि किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री जो व्यक्ति थे वह थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन व्यक्ति संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो देखते हैं, एन गोपालास्वामी यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू यह नहीं थे, और अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर तो यह भी थे। सरदार पटेल यह नहीं थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि संविधान प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, एक थे एन गोपालास्वामी और दूसरे थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। प्रश्न नंबर 12 है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कहा था ऑस्टिन ने। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, सूची को मिलान करना है और देखना है कौन किसके समान सही है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी सही है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे, तो यह भी सही है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य बी.टी. कृष्णाचारी थे, तो यह भी सही है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू, यह भी सही होगा। तो इस प्रकार आपने देखा संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों के प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य बी.टी. कृष्णाचारी थे, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न नंबर 14 है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन किसका है? तो अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन है आइवर जेनिंग का। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जिसके द्वारा तैयार किया गया वह व्यक्ति थे बी एन राव। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 16, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, देखते हैं कौन। तो वह सदस्य थे विलियम वुड। ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ?
तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो हुआ था 14 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत का जो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था वह किया गया था 1937 में। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 22 है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 23 है, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो जब 1937 में चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने राज्यों में बना था? तो वह बना था 8 प्रांतों में। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 24 है, 1927 के बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो 1927 की बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वह था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 25 है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताना है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी? तो वह हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी सही होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति संविधान ने किसको दी है? तो चलिए देखते हैं। तो संविधान द्वारा यह शक्ति दी गई है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद कौन सा है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो वह अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 30। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है इन चारों में से, वह आपको बताना है। तो जो इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है वह है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो जल्दी से बताइए कि किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो वह वाद है केशवानंद भारतीवाद। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? यानी प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो वह अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 19। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो ऐसे अधिकार जो भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है वे अधिकार होंगे भेद भाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो इस प्रकार भारत में सभी व्यक्तियों को जो अधिकार उपलब्ध नहीं है वे हैं भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? 2, 3 और 4। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो यह कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है, या यह संवैधानिक अधिकार है,
या कोई अधिकार नहीं है। तो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। वह किसके अंतर्गत? तो वह मूल अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है? तो वह अधिकार होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो वह अधिकार होगा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो भारत का संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो वह अधिकार होगा समान आवास का अधिकार। ऑप्शन ए सही होगा। नंबर 11 है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है या अवाद योग्य है या लचीले हैं या कठोर है? तो मौलिक अधिकार है वाद योग्य। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद होगा? तो वह अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 20। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, संपत्ति का अधिकार 1। तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है या नैसर्गिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार 1 वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो ऐसा मूल अधिकार जो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है वह है सूचना का अधिकार। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ऐसे कौन से 2 अनुच्छेद हैं जिनको एक साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित होता है? तो वह अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 14 और 16। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 20(3) में। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से ऐसे अधिकार हैं जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसे अधिकार जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं वह कौन सा अधिकार होगा इसमें से? तो वह होगा विधि के समान संरक्षण का। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान किस चीज़ को मान्यता देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है या केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है या धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है या धार्मिक, भाषाई और यहाँ पर होगा नृजातीय अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? तो समानता का अधिकार संविधान में किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है यह आपको बताना है। तो वे अनुच्छेद होंगे, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 15 में भी समानता का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 16 में भी समानता का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बी, सी और डी तीनों सही होंगे। इनके अंतर्गत समानता का अधिकार संविधान में। पहला प्रश्न है,
लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया किस देश में? तो उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। तो संविधानेतर अधिकार का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है वह शब्द जो संविधान सम्मत नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है यह आपको बताना है। तो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यह बात किसने कही? तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, यह बात कही थी केसी व्हीयर ने। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। तो भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है यह आपको बताना है। तो जिस पर आधारित होगा वह है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है वह कौन सा होगा? इनमें से आपको बताना है। तो जैसे पहला है संविधान की कठोरता, दूसरा है एकल, यहाँ नागरिकता नहीं होगा, एकल कार्यपालिका होगा, तो एकल कार्यपालिका है या व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता है या अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो इनमें से कौन सा आधारभूत तत्व है अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का? तो वह आधारभूत तत्व होगा एकल कार्यपालिका। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्न में से कौन एक नहीं है? तो गणतंत्र अवधारणा से संबंधित जो एक नहीं है इनमें से उसको आपको बताना है। तो वह कौन सा है? वह होगा एक ही व्यक्ति में सर्वोच्च शक्ति निहित होना। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 8 है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा? तो वो यह कहा था केसी व्हीयर ने। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है जनता को। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो आपको बताना है कि पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य बनाए गए थे। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? तो छत्तीसगढ़ राज्य कब स्वरूप में आया था? तो यह आया था 1 नवंबर 2000 को। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है संविधान में हमारे राष्ट्र का किस नाम से उल्लेख किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का किस नाम से उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है भारत तथा इंडिया। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो यह निहित है संसद में। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है? तो भारत राज्यों का यूनियन है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो भारतीय संघ में अगर किसी नए राज्य को बनाना है तो इसके लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो उस अनुसूची को आपको बताना है। तो ऐसा होगा प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन डी सही होगा। प्रथम अनुसूची में कोई नए राज्य का सृजन किया जाता है तो इसमें संशोधन किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई?
तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1953 में। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को दिया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो यह गठित किया गया 1953 में। ऑप्शन बी सही होगा। याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो वह था आंध्र प्रदेश। और कब किया गया? तो 1953 में। तो पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई किस अधिनियम के अंतर्गत? तो जल्दी से बताइए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा या भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, वह अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों को कैसे चुना गया या उनका चुनाव कैसे हुआ? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ सीधे जनता के द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा या भारतीय राज्यों के शासकों ने नामांकन द्वारा उनका चुनाव किया या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, सूचियों का मिलान करना है। सूचियों के सामने आपको अधिनियम दिए गए हैं और इनसे मिलान करना है कि कौन सा अधिनियम या किसकी स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। तो पहला देख लेते हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिष्ट अधिनियम 1784 में हुई, तो यह सही होगा। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुई, तो यह भी सही है। और तीसरा है कि इंग्लिश मिशनरियों का भारत आगमन, तो क्या यह चार्टर अधिनियम 1813 से मिलान करता है? तो हाँ, यह मिलान करता है। और चौथा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा की गई, तो क्या यह भी सही है? हाँ, यह भी सही है। इस प्रकार आपने देखा कि नियंत्रण परिषद की स्थापना पिष्ट अधिनियम 1784 के द्वारा होती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की जाती है। इसी तरह से इंग्लिश मिशनरियों का भारत आगमन चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा होता है और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस चार्टर के द्वारा होती है? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा होती है। तो इस प्रकार यह चारों अधिनियम सही है। चौथा प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन जिस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया वह अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी सही होगा। पांचवा प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो वह था 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन बी सही होगा। छठवां प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। याद रखिएगा कि सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो यह होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी सही होगा। आठवां प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई? तो यह बनाई गई
1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। 9वां प्रश्न है, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? तो भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? कौन सा अधिनियम है वह? तो वह अधिनियम है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी सही होगा। 10वां प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किस प्रकार चुना गया? तो उनका चुनाव हुआ विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। 11वां प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वह अधिनियम जिसने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, वह अधिनियम है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन ए सही होगा। 12वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 13वां है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया था? तो वह अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को ही भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो इसी दिन से माना जाता है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे, तो याद रखिएगा कुल 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन अगर अंतिम अधिवेशन ले लिया जाए, जो कि एक छोटा सा अधिवेशन हुआ था संविधान लागू होने से पूर्व, तो इस प्रकार कुल अधिवेशनों की संख्या 11 + 1 और ले लें तो 12 हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात जिसने कही थी, वह व्यक्ति थे मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थीं? तो 1935 के अधिनियम में अवशेष शक्तियां जिसे दी गई थी वह था गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, तो वह थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में वह कौन सा राज्य है जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? तो वह राज्य है बंगाल, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 20, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? तो वह कानून कब पास हुआ जिसके तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया था? तो वह कानून पास हुआ था 1861 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन ए सही होगा।